नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कुंवारी माँ। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यू साउथ वेल्स सिडनी के उस फोस्टर होम के विजिटिंग रूम में बैठी निम्मी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी उस पति का जहां उसकी अपनी ज़िंदगी से मुलाकात होने वाली थी। खिड़की से वह बाहर का नज़ारा देख रही थी। कुछ छोटे बच्चे लॉन में खेल रहे थे। थोड़े बड़े 2-3 बच्चे झूला झूल रहे थे। वह खिड़की के कांच पर हाथ फेराती हुई उन्हें छूने की असफल कोशिश करने लगी। मृगमरीचिका से बच्चे उसकी पहुंच से दूर अपने आप में मगन थे। कमरे के अंदर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। हंसते खिलखिलाते छोटे बड़े हर उम्र और रंग के बच्चों का। निम्मी अब उस पोस्टर को ध्यान से देखने लगी। कहीं कोई इनमें अपना मिल जाए। ज्यों सागर तीर कोई प्यासा, भरी दुनिया में अकेला, खाने को 56 भोग पर रुचिकर कोई नहीं। निम्मी की गति कुछ ऐसी ही हो रखी थी, तड़पती तरसती जैसे जल बिन मछली। उसने सोफे पर से टिका अपने भटकते मन को कुछ आराम देना चाहा, लेकिन मन थमने की जगह और तेजी से भागने लगा। भविष्य की ओर नहीं, अतीत की ओर। शाह अतीत के काले पन्ने फड़फड़ाने लगे। बिना अंधड़ बिना पलटे जाने कितने पृष्ठ पलट गए। जिस अतीत से वह भागती रही, आज वही अपने दानवी पंजे उसके मानस पर गड़ा और आंखें तरेर कर गुर्राने लगा। बात तब की है जब निम्मी 14-15 वर्ष की रही होगी। उसके डैडी को 2-3 वर्षों में ही इतने बड़े बड़े ठेके मिल गए कि वे लोग रातों रात करोड़पति बन गए। पैसा आ जाने से सभ्यता और संस्कार नहीं आ जाते। ऐसा ही हाल उन लोगों का भी था। पैसों की गर्मी से उनमें ऐंठन खूब थी। आए दिन घर में बड़ी बड़ी पार्टियां होती थीं। बड़े बड़े अफसर और नेताओं को खुश करने के लिए घर में शराब की नदियां बहती थीं। एक स्वामी जी हर पार्टी में मौजूद रहते थे। निम्मी के डैडी और मॉम उनके आने से बिच जाते। वे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में बड़ी पैंठ रखते थे। उन घरानों से काम या ठेके पाने के लिए स्वामी जी की अहम भूमिका होती थी। पार्टी वाले दिन निम्मी और उसकी दीदी को नीचे आने की इजाज़त नहीं होती थी। अपनी केयर टेकर सुभाषा के साथ दोनों बहनें छत वाले अपने कमरे में ही रहती और छिप छिप कर पार्टी का नज़ारा लेती। कुछ महीने से दीदी भी गायब रहने लगी। वे रात भर घर नहीं आती थीं। जब सुबह लौटती तो उनकी आँखें लाल और उनींदी रहती। फिर वे दिन भर सोती ही रहती। यूँ तो मॉम और डैड भी रात की पार्टी के बाद देर से उठते, सो उन्हें दीदी के बारे में पता ही नहीं था कि वे रात भर घर में नहीं होती हैं। उस दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। मॉम किसी को फ़ोन पर बता रही थीं कि एक बहुत बड़े ठेके के लिए उसके पापा प्रयासरत हैं। आज वे स्वामी जी भी आने वाले हैं। यदि स्वामी जी चाहें तो उक्त उद्योगपति यह ठेका उसके पापा को ही देंगे। निम्मी उस दिन बहुत परेशान थी। उसके स्कूल टेस्ट में नंबर बहुत कम आए थे और उसका मन कर रहा था कि वह मॉम को बताए कि उसे एक ट्यूटर की ज़रूरत है। वह चुपके से सुभाषा की नज़र बचाकर मॉम के कमरे की तरफ चली गई।
अधखुले दरवाजे की ओट से उसने जो देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। मॉम और स्वामी जी की अंतरंगता को अपनी खुली आंखों से देख उसे वितृष्णा सी हो गई। वह भागती हुई छत वाले कमरे की तरफ जाने लगी और वह इतनी छोटी भी नहीं थी। जो उसने देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। इसी सोच में वह दीदी से टकरा गई। दीदी, मैंने अभी जो देखा। मॉम को छी छी, मैं बोल नहीं सकती। निम्मी घबराती अटकती हुई दीदी से बोलने लगी। दीदी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, चल आज तुझे भी एक पार्टी में ले चलती हूँ। कैसी पार्टी? कौन सी पार्टी? निम्मी ने पूछा। है एक खास पार्टी। दीदी ने आंखें बड़ी बड़ी कर उससे कहा। यह शहर से दूर बंद अंधेरे कमरों में तेज म्यूजिक के बीच होने वाली मस्ती है। चल कोई बढ़िया सा हॉट ड्रेस पहन ले। दीदी ने कहा तो निम्मी सब भूल झट तैयार होने लगी। बेबी, आप लोग किधर जा रही हैं? साहब, मेम साहब को पता चला तो मुझे ही डांटेंगे। सुभाषा ने बीच में कहा। चल सुभाषा, आज की रात तू भी ऐश कर ले। दीदी ने उसे 100 रुपये का एक नोट पकड़ा दिया। उस दिन निम्मी पहली बार किसी ऐसी पार्टी में गई। दीदी व दूसरे लड़के लड़कियों को बेतकल्लुफ़ हो तेज संगीत और लेज़र लाइट में नाचते, झूमते, पीते, खाते, सूंघते, सुई लगाते देखा। थोड़ी देर वह आंख फाड़े देखती रही। फिर धीरे धीरे शोर मध्यम लगने लगा। अंधेरा भाने लगा। तेजी से झूमना और जिस तिस की बाहों में गुम होते जाना सुकूनदायक हो गया। दूसरे दिन जब आँख खुली तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर है। घड़ी दोपहर का वक्त बता रही थी, यानी आज सारा दिन गुजर गया। वह स्कूल नहीं जा पाई। रात की घटनाएं हल्की हल्की अभी भी जेहन में मौजूद थीं। उसे अब घिन सी आने लगी। निम्मी को पढ़ने लिखने और कुछ अच्छा बनने का शौक था। बाथरूम में जाकर वह देर तक शावर में खुद को धोती रही। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा था। क्यों निम्मी डियर, कल फुल एंजॉयमेंट हुआ ना? चल आज भी ले चलती हूँ एक नए अड्डे पर। दीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो निम्मी ने साफ इनकार कर दिया। आने वाले दिनों में वह मॉम डैड और बहन व आसपास के माहौल सबसे कन्नी काट अपनी पढ़ाई व परीक्षा की तैयारी में लगी रही। एक सुभाषा ही थी जो उसे इस घर से जोड़े हुए थी। बाकी सबसे बेहद सामान्य व्यवहार रहा उसका। कुछ दिनों से उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी। उसे लगातार हो रही उल्टियाँ और जी मिचलाते रहना कुछ और ही इशारा कर रहा था। सुभाषा की अनुभवी नज़रों से वे छिप नहीं पाईं। बेबी जी, यह आपने क्या कर लिया? सुभाषा, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? उस एक रात की भूल ने मुझे इस कगार पर ला दिया है। मुझे कोई ऐसी दवाई ला दो जिससे यह मुसीबत खत्म हो जाए और किसी को पता भी न चले। अगले कुछ महीनों में मेरी परीक्षाएं शुरू होंगी। मुझे ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे घर के गंदे माहौल से दूर जाना है। कहते कहते निम्मी सुभाषा की गोद में सिर रखकर रोने लगी। अब सुभाषा आए दिन कोई दवा, कोई जड़ी बूटी लाकर निम्मी को खिलाने लगी। निम्मी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होती गई और एक जीव उसके अंदर पनपता रहा। इस बीच घर में तेजी से घटनाक्रम घटे। उसकी दीदी को एक खास पार्टी से पुलिस पकड़कर ले गई और फिर उसे नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचा दिया गया।
उस दिन मॉम अपनी झीनी सी नाइटी पहन सुबह से बेचैन सी घर में घूम रही थीं कि उनकी नज़र निम्मी के उभार पर पड़ी। तेजी से वे उसका हाथ खींचते हुए अपने कमरे में ले गईं। निम्मी, यह क्या है? आर यू प्रेग्नेंट? बेबी, तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिया था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मॉम ने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी थी। निम्मी खामोश ही रही तो मॉम ने आगे कहा, मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला देगी। हम आज ही चलते हैं। उफ, सारी मुसीबतें एक साथ ही आती हैं, मॉम बड़बड़ा रही थी। निम्मी ने पास पड़े अखबार में उन स्वामी जी की तस्वीर को देखा जिन्हें हथकड़ी लगा ले जाया जा रहा था। अगले कुछ दिन मॉम निम्मी को ले अपनी दोस्त के क्लिनिक में ही व्यस्त रही, लेकिन एबॉर्शन का वक्त निकल चुका था और गलत दवाइयों के सेवन से अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस बीच न्यूज़ चैनल और अखबारों में स्वामी जी और उसकी मॉम के रिश्ते भी सुर्खियों में आने लगे। निम्मी की तो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारियां चल रही थीं। मॉम उसे लेकर अचानक सिडनी चली गई ताकि कुछ दिन वे मीडिया से बच सकें और निम्मी की मुसीबत का हल विदेश में ही हो जाए बिना किसी को बताए। लाख कोशिशों के बावजूद एक नन्हा मुन्ना धरती पर आ ही गया। मॉम ने उसे सिडनी के एक फोस्टर होम में रख दिया। निम्मी फिर भारत नहीं लौटी। अनचाहे मातृत्व से छुटकारा मिलने के बाद वह वहीं अपनी आगे की पढ़ाई करने लगी। 5 वर्षों बाद उसने वहीं की नागरिकता हासिल कर अपने साथ ही काम करने वाले यूरोपियन मूल के डेविड से विवाह कर लिया। निम्मी अब 28 वर्ष की हो चुकी थी। शादी के 5 वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसके मां बनने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। सिडनी के बड़े अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे बताया कि पहले गर्भाधान के दौरान ही उसकी बच्चेदानी में अपूर्णीय क्षति हो गई थी और अब वह गर्भधारण करने लायक नहीं है। यह सुनकर निम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डेविड तो सब जानता ही था। उसने बिलखती निम्मी को संभाला। निम्मी किसी दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट करने से बेहतर है हम तुम्हारे बच्चे को ही अपना लें, डेविड ने कहा। यह सुनकर निम्मी एक बारगी सिहर उठी। अतीत फिर फन काढ़कर खड़ा हो गया। लेकिन वह मेरी भूल है, अनचाहा और नफरत का फूल, निम्मी ने कहा। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है तो उसको हासिल करने की चाह और ज़्यादा हो जाती है। अब तक जिससे उदासीन रही और नफरत करती रही, धीरे धीरे अब उसके लिए छाती में दूध उतरने लगा। फिर एक दिन डेविड के साथ उस फोस्टर होम की तरफ उसके कदम उठ ही गए। तभी संचालिका ने निम्मी की तंद्रा को भंग किया। यह रहा उस बच्चे को एडॉप्ट करने वाली लेडी का पता। वे एक सिंगल मदर हैं और मार्टिन प्लेस में रहती हैं। मैंने उन्हें सूचना दे दी है कि आप उनके बच्चे को जन्म देने वाली मां हैं और मिलना चाहती हैं, फोस्टर होम की संचालिका ने कार्ड थमाते हुए कहा। जो भाव आज से 13-14 वर्ष पहले अनुभव नहीं हुआ था, वह निम्मी में उस कार्ड को पकड़ते ही जागृत हो उठा। उसे ऐसा लगा कि उसके बच्चे का पता नहीं, बल्कि वह पता ही खुद बच्चा हो। मातृत्व हिलोरे लेने लगा। डेविड ने उसे संभाला और अगले कुछ घंटों में वे लोग
नियत समय पर मार्टिन प्लेस मिस टेरेसा के घर पहुंच चुके थे। 50-55 वर्षीय थोड़ा घसीटती हुई चलती मिस टेरेसा एक स्नेहिल और मिलनसार महिला लगी। निम्मी के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए उन्होंने लॉन में लगी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? निम्मी ने छूटते ही पूछा, पर आखिरी वाक्य बोलते हुए खुद ही उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। डेविड और निम्मी ने देखा मिस टेरेसा की आंखें अचानक छलछला गईं। आप उसकी जन्म देने वाली माँ हैं। पहला हक आपका ही है। वह अभी स्कूल से आता ही होगा। वह देखिए आपका बेटा। गेट की तरफ इशारा करते हुए मिस टेरेसा ने कहा। निम्मी अचानक चौंक गई। उसे ऐसा लगा कि उसने आईना देख लिया। हूबहू उसकी ही तरह चेहरा, वही छोटी सी नुकीली नाक, हिरन सी चंचल बड़ी सी आँखें, पतले होंठ, घुंघराले काले बाल और बिल्कुल उसकी ही रंगत। निम्मी लालसा भरी नज़रों से देख रही थी, जिसके लिए जीवन भर हिकारत और नफरत भाव सजोई रही। आज उसे सामने देख ममता का सागर हिलोरे मारने लगा। बेटा मेरे पास आओ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हें छूना चाहती हूँ। दोनों हाथ पसार निम्मी ने तड़प के साथ कहा। बच्चे ने मिस टेरेसा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने इशारों से उसे जाने को कहा, पर वह उनके पास ही बैठा रहा। यदि आप मेरी जन्मदात्री हैं तो इतने वर्षों तक कहाँ रहीं? आपके होते हुए मैं अनाथ आश्रम में क्यों रहा? बेटे के सवालों के तीर अब निम्मी को आगोश में लेने लगे। बेबसी के आंसू उसकी पलकों पर टिकने से विद्रोह करने लगे। उस मासूम के जायज़ सवालों का वह क्या जवाब दे कि तुम नाजायज़ थे, पर अब उसी को जायज़ बनाने बेशर्म हो आंचल पसारे खड़ी हूँ। बेटा आगे बोला। आपको मालूम है मैं 5 वर्ष की उम्र तक फोस्टर होम में रहा। मेरी उम्र के सभी बच्चों को किसी न किसी ने गोद लिया था, पर आपके द्वारा बख्शी इस नस्ल और रंग ने मुझे वहीं सड़ने को मजबूर कर दिया था। मैं वहाँ हफ्ते में एक बार समाज सेवा करने जाती थी। इसके अकेलेपन और नकारे जाने की हालत मुझे साफ नज़र आ रही थी। फोस्टर होम की मदद से मैंने इंडिया के कुछ NGOs से संपर्क साधा, जिन्होंने आश्वासन दिया कि शायद वहाँ इसे कोई गोद ले लेगा। मैं लेकर गई भी, कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ, पर फिर मेरा ही दिल इसे वहाँ छोड़ने को नहीं हुआ। बच्चे ने मेरा दिल जीत लिया और मैं इसे कलेजे से लगाकर वापस सिडनी आ गई। मिस टेरेसा ने भर्राए हुए गले से बताया। इसके जन्म के वक्त आपकी माँ ने आपके बारे में जो सूचना दी थी, उस आधार पर मुझे पता चला कि आप यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही कहीं हैं। यह भी एक कारण था कि मैं इसे वापस ले आई और मैंने अपने कोख जाय की तरह इसे पाला। मन के एक कोने में यह उम्मीद हमेशा पलती रही थी कि आप एक दिन जरूर आएंगी। मिस टेरेसा ने जब यह कहा तो निम्मी को लगा कि काश धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। डबडबाई आँखों से उसने शर्मिंदगी के भार से झुकी पलकों को उठाया। बच्चा अब मिस टेरेसा से लिपट कर बैठा था। मिस टेरेसा स्नेह से उसके घुंघराले बालों को सहला रही थीं। आप ले जाइए अपने बेटे को, मैं इसे भेज ओल्ड एज होम चली जाऊंगी।
उन्होंने सरलता से मुस्कुराते हुए कहा। निम्मी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बाहें पसार दीं। आज इतने सालों बाद मुझसे मिलने और मुझे अपनाने का क्या राज है? आप यहीं थीं, जानती थी कि मैं किस अनाथाश्रम में हूँ, फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। आज क्यों अपना मतलबी प्यार दिखाने मुझसे मिलने चली आईं? लाख तकलीफ़ें सहकर मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बावजूद इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटे के मुंह से यह सुन निम्मी को अपनी खुदगर्जी पर शर्म आने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? डेविड ने निम्मी का हाथ थाम उठते हुए पूछा। करण। करण टेरेसा है मेरा नाम। क्या क्या कहा? कर्ण? कर्ण, हाँ यही होगा तुम्हारा नाम। वाकई तुम क्यों छोड़ोगे अपने आश्रयदाता को? पर मैं कुंती नहीं। मैं कुंती होती तो मेरे पांडव भी होते। मेरी भूल माफ़ करने लायक नहीं। खाली गोद लौटती निम्मी बुदबुदा रही थी और डेविड हैरानी से उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।